नमस्कार मित्रों, आज है 1 अप्रैल। आज हमारा करंट अफेयर इश्यूज़ में ध्यान रखें, हमारे 2 सीरीज़ स्पेशली हैं करंट के इस मामले में। इकोनॉमी की तो चल ही रही है, करंट के मामले में 2 हैं। एक करंट अफेयर एनालिसिस जिसमें डेली न्यूज़ का डिस्कशन होता है, एक है करंट अफेयर इश्यूज़ जिसमें बड़े बड़े मुद्दे जो रहते हैं, जो मेंस में और प्रीलिम्स में दोनों में ही जो परपैक्चुअल टाइप के हैं, जो सदाबहार मुद्दे हैं, उनको हम इश्यूज़ में डिस्कस करेंगे करंट अफेयर इश्यूज़ में। ठीक है, तो उसी में है, ये करंट अफेयर इश्यूज़ में है आज का टॉपिक का नाम है परमानेंट मिशन टू द यूनाइटेड नेशंस। कहने का तात्पर्य यह है कि हाल ही में एक खबर आई है, उस खबर में कहा गया है कि सैयद अकबरुद्दीन के स्थान पर अब टीएस त्रिमूर्ति को परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस में इंडिया की तरफ से अपॉइंट किया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं इस पर थोड़ा सा स्क्रीन के साथ। जो टीएस त्रिमूर्ति आपको दिख रहे हैं, ये अब यूनाइटेड नेशंस की ऑफिस में यानी न्यूयॉर्क में ही है यूएन का मुख्यालय, वहाँ अब परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करेंगे। इससे पहले 2016 से सैयद अकबरुद्दीन जी वहाँ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यानी स्थायी प्रतिनिधि के रूप में काम करते रहे हैं। इससे पहले टीएस त्रिमूर्ति जी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में सचिव के पद पर काम करते थे, सेक्रेटरी के पद पर काम करते थे। हम लोग ये समझें कि परमानेंट मिशन क्या होता है, क्योंकि परमानेंट मिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ही परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया जाता है। ध्यान रखें, शब्द एक जैसे हैं कुछ। परमानेंट मिशन को रिप्रेजेंटेट करने के लिए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया जाता है। जितने भी अपॉइंट यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस में या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी अपॉइंट होते हैं इंडिया की तरफ से, उन सबको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। तो हम लोग पहले ये समझते हैं कि परमानेंट मिशन क्या है। परमानेंट मिशन एक डिप्लोमेटिक मिशन होता है। डिप्लोमेटिक का मतलब होता है कूटनीतिक। जो क्या करता है, जो हर देश यानी एवरी मेंबर स्टेट यानी जो भी यूएन का मेंबर है, उसका एवरी मेंबर यानी प्रत्येक मेंबर स्टेट डिप्यूट करता है यानी नियुक्त करता है इसको, परमानेंट मिशन को। इसे हेड कौन करता है? किसी भी देश के परमानेंट मिशन को जो हेड करता है वो उस देश का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है यूएन में। यानी कहने का मतलब ये है कि अब इंडिया के परमानेंट मिशन को यूएन में टीएस त्रिमूर्ति परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उसको लीड करेंगे, उसके हेड रहेंगे। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव का जो दूसरा नाम है उसे यूएन एम्बेसडर भी कहते हैं कभी कभी, यानी यूएन का राजदूत। जैसे कि सैयद अकबरुद्दीन जी थे, अब उनके स्थान पर टीएस त्रिमूर्ति जी को अपॉइंट किया गया है। बाकी परमानेंट मिशन क्या होते हैं, इसे वियना कन्वेंशन में भी डिफाइन किया गया है। तो वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 1 का सब आर्टिकल 7, वियना कन्वेंशन किस पर है ये समझ लें। वियना कन्वेंशन किस पर है? ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन देयर रिलेशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ यूनिवर्सल कैरेक्टर। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सल कैरेक्टर का है यानी सार्वभौमिक का है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन? जो इंटरनेशनल हो। यानी यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन सार्वभौमिक कैरेक्टर का है या यूनिवर्सल कैरेक्टर का है, यानी कुल मिला के सभी देशों के लोग उसमें शामिल हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ किसी देश के क्या संबंध होने हैं, क्या कैसे होने चाहिए, कोई देश उसमें अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लीजिए कि यूएन है, तो यूएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स का भी है। तो इसमें इंडिया अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, तो इस संबंध में जो कन्वेंशन है वो वियना कन्वेंशन है। यानी वियना कन्वेंशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में किसी देश के रिप्रेजेंटेशन को हैंडल करता है, या उसके वियना कन्वेंशन के तहत ही सारी की सारी रिप्रेजेंटेशन की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो फॉलो की जाती हैं। इसमें बताया गया है कि परमानेंट मिशन क्या होता है, कि जो ऐसा मिशन हो जो परमानेंट कैरेक्टर का हो, ठीक है, जिसके माध्यम से रिप्रेजेंटिंग द स्टेट यानी स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता हो, और उस मिशन को एक स्टेट मेंबर के द्वारा शुरू किया गया हो। कहाँ? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। आप ऐसे समझिए कि जो परमानेंट मिशन होते हैं, परमानेंट मिशन का जो सिंपल शब्दों में हम बात करें तो परमानेंट मिशन का अर्थ ऐसे मिशन से है जो किसी देश को परमानेंट रूप से रिप्रेजेंट करता है उस ऑर्गेनाइजेशन में,
या परमानेंट या स्थायी रूप से उस देश का प्रतिनिधित्व करता है। ये ऐसे मिशन होते हैं जो डिप्लोमेटिक नेचर के होते हैं। डिप्लोमेसी क्या है? डिप्लोमेसी ये है कि बातचीत के जरिए, डिप्लोमेसी क्या होती है? कूटनीति। कूटनीति होती है बातचीत के जरिए अपनी बात को सामने वाले से मनवा लेना, यानी उसको एग्री करा लेना कि हाँ आप हमारी बात से सहमत हो, उसको बोलते हैं डिप्लोमेसी। तो जैसे कश्मीर का इशू हुआ था अभी, कश्मीर के इशू पर सैयद अकबरुद्दीन ने जो स्टेटमेंट दिए थे, जो भाषण दिए थे, जो स्पीच दिए थे, वो एकदम बहुत ही कन्विंसिंग नेचर के थे, यानी दूसरों को अपने शब्दों में मोह लेने वाले ऐसे थे। तो जो परमानेंट मिशन होते हैं वो किसी भी देश को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी यूएन में है तो यूएन के ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उस देश को हमेशा हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी डिप्लोमेसी को फॉलो करते हैं उस देश की, यानी उसकी डिप्लोमेसी को बताते हैं। और क्या है इस परमानेंट मिशन का उद्देश्य क्या होता है? और इस उद्देश्य की बात करें तो जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अपनाया था जिसका क्रमांक नंबर या सीरियल नंबर है वो है 257 ब्रैकेट में 3rd, ये 3 दिसंबर 1948 को अपनाया था। और उसमें बताया गया है कि परमानेंट मिशन का काम क्या होता है। देखो जो परमानेंट मिशन क्या होता है, परमानेंट मिशन का जो काम होता है वो क्या है? सर्व टू असिस्टेड इन द रियलाइजेशन ऑफ पर्पज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यानी यूनाइटेड नेशंस की जो उद्देश्य हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको प्राप्त करने में सहयोग करता है। थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं ये, आप समझने का बस थोड़ा प्रयास कीजिए। यानी परमानेंट मिशन के माध्यम से किसी भी देश की डिप्लोमेसी को रिप्रेजेंट किया जाता है और उस देश की डिप्लोमेसी इस प्रकार से रखी जाती है कि जो यूनाइटेड नेशंस के जो उद्देश्य हैं और उसके जो प्रिंसिपल हैं यूएन के, उनको अचीव किया जा सके। क्योंकि सभी देश अगर यूएन के पर्पज और प्रिंसिपल को अचीव करने के लिए काम करेंगे तभी यूएन के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। अब बात आती है कि यूएन के उद्देश्य क्या है, तो यूएन के उद्देश्य क्या होंगे? पूरे विश्व में शांति रहे, कहीं कुछ खराबी ना रहे। कुल मिलाकर के एक लाइन में बात करें तो ये शांतिपूर्ण अस्तित्व की बात करता है, यानी सब कुछ नॉर्मल है, वहाँ कोई खराबी नहीं है। और क्या करता है ये परमानेंट मिशन? कीप करता है। क्या कीप करता है? ये कीप करता है नेसेसरी लाइसन। लाइसन का मतलब होता है मेलजोल, यानी कि उस मेंबर स्टेट और उस संगठन के बीच में एक जो मेलजोल बना रहता है उसको भी परमानेंट मिशन के माध्यम से एग्जीक्यूट किया जाता है। अब बात समझ में आई होगी कि परमानेंट मिशन का मतलब क्या होता है। परमानेंट मिशन किसी भी देश का डिप्लोमेटिक मिशन होता है जो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में उस देश को रिप्रेजेंट करता है और उस देश और उस ऑर्गेनाइजेशन के बीच वो आपस में मेलजोल रखता है परमानेंट मिशन। इस परमानेंट मिशन के माध्यम से उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रिंसिपल और पर्पसेस को अचीव किया जाता है। इसको ऑफिस कहाँ मिलती है? तो जो परमानेंट मिशन के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, परमानेंट मिशन के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको बोलते हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो यूएन का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है उनको ऑफिस मिलती है जनरली यूएन के जो मुख्य हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में उनको अपॉइंट किया जाता है। हाँ, ऐसा भी है कि जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको यूएन के न्यूयॉर्क शहर के अलावा कहीं और भी भेजा जा सकता है जहाँ यूएन के हेडक्वार्टर्स हैं, यूएन से संबंधित जो एजेंसीज़ हैं उनके हेडक्वार्टर हैं। जैसे जिनेवा में जैसे WHO है तो WHO यूएन से जुड़ा हुआ स्पेशलाइज्ड एजेंसी है तो उसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो ऐसे ही कुछ के वियना में है, कुछ नैरोबी में है, जैसे UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय नैरोबी में है, किन्ने की राजधानी है नैरोबी, तो वहाँ पर है। तो यानी जनरली परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव को न्यूयॉर्क में ही अपॉइंट किया जाता है यूएन के ऑफिस में, लेकिन जिनेवा में, वियना में, नैरोबी में यहाँ भी उनको अपॉइंट किया जा सकता है। अब बात करते हैं इंडिया के परमानेंट मिशन की। ये तो सामान्य बात थी कि अब इंडिया के परमानेंट मिशन की। अभी जो इंडिया के परमानेंट मिशन में जो काम कर रहे हैं लोग, वो कम से कम 8 लोग काम कर रहे हैं उसमें। उसको हेड कौन कर रहे हैं? सैयद अकबरुद्दीन जी। लेकिन इनके बाद कौन करेंगे? TS त्रिमूर्ति। ठीक है, TS त्रिमूर्ति तो अलग हैं, वो तो हेड हैं, बाकी के 8 मेंबर हैं। आप PMI करके एक वेबसाइट है उस पर क्लिक कीजिएगा, उसको आप एंटर कीजिएगा, गूगल सर्च करेंगे तो आपको PMI नाम की वेबसाइट मिल जाएगी और 8 व्यक्तियों के नाम आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। यहाँ फालतू की इन्फॉर्मेशन की वजह से नहीं लिखा है, यदि आप उत्सुक हैं तो आप ज़रूर जान सकते हैं। इंडिया में सबसे पहले या इंडिया को सबसे पहले यूएन में जिसने रिप्रेजेंट किया था वो थे आर्कोट रामास्वामी मुदलियार। उसके साथ हंसा मेहता भी थी, विजयलक्ष्मी पंडित भी थी और लक्ष्मी मेनन भी थे। यानी कहने का मतलब है, ध्यान रखें, ये यूएन में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, बल्कि यूएन में सबसे पहले यही लोग गए थे कुल मिलाकर के। जैसे कि जो आर्कोट रामास्वामी या AR मुदलियार जी हैं, जब 1942 में यूएन की डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर हो रहे थे
यूएन के डिक्लेरेशन वाशिंगटन में हस्ताक्षर हुए थे, तो जब वहाँ हस्ताक्षर हो रहे थे तब वहाँ AR मुदलियार ने ही इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, नेशनल जो नेशंस का डिक्लेरेशन है वाशिंगटन में यूनाइटेड नेशंस का जो हुआ था, वहाँ पर आर्कोट रामास्वामी मुदलियार ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। लेकिन तब तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव की बात शुरू ही नहीं हुई थी, क्योंकि अभी तो 1942 है, जबकि यूएन तो स्थापित होता है 1945 में, 1945 में। तो अभी सबसे पहले जो आर्कोट रामास्वामी मुदलियार थे, उन्होंने इंडिया को यूएन में रिप्रेजेंट किया था। हालांकि अभी वो अस्तित्व में नहीं आया है, लेकिन बातचीत करने के लिए सबसे पहले इंडिया की तरफ से आर्कोट रामास्वामी मुदलियार जी ही गए थे। फिर उसके बाद यूएन में इंडिया के कई लोग और गए। हंसा मेहता जी हैं, विजयलक्ष्मी पंडित हैं, लक्ष्मी मेनन जी हैं, ठीक है। जिनमें से जो हंसा मेहता है, विजयलक्ष्मी पंडित है, उन 15 महिलाओं में से हैं 2 जो संविधान सभा में भारत की में चुनी गई थी, इलेक्ट की गई थी। कुल मिलाकर के जैसे 389 मेंबर रखे गए थे, 389 रखे गए थे भारत की संविधान सभा में, तो उनमें से 15 महिलाएं थीं। ये सवाल पूछा गया कितनी महिलाएं होती थीं, कितनी महिलाएं थीं वहाँ। तो उन 15 में से ये 2 महिलाएं जो थीं वो यूएन तक भी पहुँची। पहले रहा क्या है, इसकी कुछ हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री क्या है कि जब 1 जनवरी 1942 में वाशिंगटन में, यानी यूनाइटेड स्टेट्स की राजधानी में वाशिंगटन में यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन पर जब साइन किए गए थे, तब भारत की तरफ से साइन आर्कोट रामास्वामी मुदलियार ने किया था, यानी AR मुदलियार जी ने ही किया था। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया ने यूएन में एक्टिवली रोल अदा किया है। और जब 25 अप्रैल से 26 जून तक जो बैठक हुई थी यूएन की सैन फ्रांसिस्को में, उस बैठक में भी AR रामास्वामी ने इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। यानी AR रामास्वामी ने इंडिया को सबसे पहले यूएन में रिप्रेजेंट किया था। ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो परमानेंट मिशन के हेड होते हैं वो रहते कहाँ हैं, तो हम लोग इंडिया की बात करते हैं। एक 27 स्टोरी बिल्डिंग है, यानी 27 मंजिल की बिल्डिंग है, जिसे एक इंडिया के आर्किटेक्ट ने ही जिसे बनाया था, जिनका नाम था चार्ल्स कोरिया। उन्होंने 1993 में इसको बिल्डिंग को बनाया था, डिज़ाइन किया था। और यहाँ इसको सजाने के लिए MF हुसैन साहब जी की पेंटिंग्स को लगाया गया है। और ये 1993 में ही इस बिल्डिंग को बनाया गया। यानी इतना बड़ा परमानेंट मिशन चलता है इंडिया का वहाँ, इंडिया को परमानेंटली रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी जैसे हम शुरुआत से डिस्कस कर रहे थे कि जो मिस्टर आर्कोट रामास्वामी मुदलियार जी थे, वो इंडिया के पहले डेलीगेट्स थे यूएन के लिए, जिन्होंने यूएन के क्रिएशन के समय उनकी भूमिका निभाई। और सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात यह है कि जो आर्कोट रामास्वामी मुदलियार जी थे वो इकोसॉक मतलब यूनाइटेड नेशंस की इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। हम लोग जस्ट बात करने वाले हैं कौन कौन से 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं। उन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक है इकोसॉक। इस पर सवाल पूछा गया है यूपीएससी मेंस में भी, प्री में भी। तो ये इकोसॉक के जो पहले प्रेसिडेंट थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो भी इंडिया से ही थे। और वो कौन थे, आर्कोट रामास्वामी मुदलियार जी ही थे। और क्या हुआ, सबसे खास बात है जो सवाल पूछा जाता है कभी कभी, और 1953 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी UNGA अंगा बोलते हैं इसे हम लोग शॉर्ट में, इस अंगा में विश्व की पहली और विश्व की पहली महिला और भारत की भी पहली महिला और भारत की तरफ से पहला कोई भी प्रेसिडेंट जो UNGA का बना हो। जैसे वर्तमान में UNGA का जो यूनाइटेड जनरल असेंबली का जो हेड था वो कोई अफ्रीका से था, ठीक है। तो UNGA का जो हेड बनी थी, जो पहली महिला थी, वो विजयलक्ष्मी पंडित थी, और भारत की तरफ से पहली महिला भी और पहली व्यक्ति भी, ठीक है। अब इंडिया एक बात और करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में इंडिया ने क्या क्या योगदान दिया है। इंडिया ने बहुत सारे योगदान दिए हैं, लेकिन सबसे उल्लेखनीय वो यूएन के पीस कीपिंग मिशन है, यानी शांति स्थापित करने वाले मिशन। यूएन क्या करता है, जैसे भी किसी क्षेत्र में विश्व के में कहीं संघर्ष हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, वार हो रहा है या वायलेंस की घटनाएं हो रही हैं, तो यूएन वहाँ अपनी शांति सेना भेजता है। तो उस शांति सेना में अभी तक जितने लोग भेजे हैं, जितने लोग सेना के रूप में भेजे हैं, उन सब में इंडिया ने सबसे ज़्यादा लोग भेजे हैं। और अभी तक जब से यूएन स्थापित हुआ है 1945 से लेकर के अभी तक 2020 तक कुल मिला के 2,44,500 लगभग इंडियन सिपाही वहाँ भेजे हैं। और प्रेजेंटली इंडिया के कितने सिपाही वहाँ काम कर रहे हैं, प्रेजेंटली 6,178 लोग यानी 6,178 लोग वहाँ इंडिया की तरफ से काम कर रहे हैं। और फिलहाल इंडिया के जो ट्रूप्स हैं या इंडिया के जो सैनिक हैं, उस हिसाब से इंडिया 4वें नंबर पर आता है, 4वें नंबर पर आता है। इससे 3 बड़े बड़े देश और हैं, जैसे कि अमेरिका है, तो अमेरिका के सैनिक फ़िलहाल ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सैनिक अभी तक जो दिए हैं पीस कीपिंग मिशन में वो इंडिया ने दिए हैं।
तो ये सबसे बड़ी बात है। और इंडिया की भागीदारी यूएन में हमेशा बहुत ज़्यादा रही है। अब बात करते हैं, फ़िलहाल जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव वो सैयद अकबरुद्दीन हैं, स्थायी प्रतिनिधि या यूएन में जो भारत के राजदूत हैं। उसके बाद बनेंगे टी.एस. त्रिमूर्ति जी, त्रिमूर्ति बन जाएंगे। और सबसे पहले जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे वो कौन थे? वो थे समरेंद्र नाथ सेन, ठीक है, जिन्होंने सितंबर 1940 से मार्च 1947 तक काम किया था। अब देखते हैं यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन कौन कौन से हैं। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन बात करते हैं। सबसे पहला है यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। उसके बाद है यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद है यूएन इकोसोक अर्थात इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और उसके बाद है ट्रस्टीशिप काउंसिल। और उसके बाद है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे, जिसमें दलवीर भंडारी को नियुक्त किया गया था अभी हाल ही में। उसके बाद है यूएन सेक्रेटरीट यानी कि सचिवालय, यूएन का सचिवालय होता है। और अभी यूएन के महासचिव कौन है ये हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कौन है, जिससे कि आपको पता चले कि आप भी कितना पता है आपको, ठीक है। यूएन को स्थापित कब किया गया? यूएन को वर्ल्ड वार सेकंड के बाद स्थापित किया गया था। इसका जो चार्टर था उस चार्टर को अपनाया गया था सैन फ्रांसिस्को में जो बैठक हुई थी। ये हम लोग WHO डिस्कस किया था, तब भी देखा था हम लोगों ने। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे यूएन की एक बैठक हुई थी जो 25 अप्रैल से 26 जून तक चली थी। उसमें इस चार्टर को अपनाया गया। चार्टर पर 26 जून को साइन कर दिए गए और वो चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को यानी 24 अक्टूबर ऑफ 1945 को उस पर वो ऑपरेशन में आ गया। यानी यूएन 24 अक्टूबर 1945 से काम करना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष यूएन दिवस मनाया जाता है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।